नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइए। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आज की चर्चा का विषय आप जान ही रहे होंगे। आज की चर्चा का विषय है महिलाओं को कैसे कमजोर बनाया गया। आज महिला जिस स्थिति में है, क्या 1000-2000 साल पहले उसी स्थिति में थी, या लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य योनि की शुरुआत हुई तो क्या उस समय भी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही दयनीय थी कि एक कवि को कहना पड़ गया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबल शब्द का अर्थ होता है दुर्बल, और उसी अबल शब्द से बना अबला, यानी वो शब्द जो बन गया वो दुर्बलता का प्रतीक बन गया, जो हम नारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्री या नारी के लिए अबला। तो भाषा भी बहुत कुछ कहती है। हमारे समाज में किसी भी चीज को, हिंदी समाज में किसी भी चीज को अगर लघुतर रूप में दिखाना है, कमतर रूप में दिखाना है, तो वो शब्द सामान्यतः आप देखेंगे वो स्त्रीलिंग शब्द ही होता है, उसमें आ या ई लगा दिया जाता है। राजनीति शास्त्र में जब शक्ति के बारे में चर्चा होती है तो शक्ति के 4 प्रकार बताए जाते हैं। पहली शक्ति सामाजिक शक्ति, दूसरी शक्ति राजनीतिक शक्ति, तीसरी शक्ति आर्थिक शक्ति, और चौथी शक्ति वैचारिक शक्ति। अब बताइए, समाज ने अपने विकास क्रम में महिलाओं को इन चारों शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रदान की? सामाजिक शक्ति, जो समाज के पास शक्ति होती है, जैसे खाप पंचायत है दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उस खाप पंचायत में जो सरपंच बैठते हैं, पंच बैठते हैं, उसमें से कितनी महिलाएं हैं जो पंच के रूप में बैठती हैं? तो यानी कि महिलाएं सामाजिक नियम, कायदे, कानून नहीं बना सकती, इसलिए सामाजिक शक्ति उनके पास नहीं। राजनीतिक शक्ति, संसद या विधानसभा में देख लीजिए, संसद में कितनी महिलाएं बैठ रही? मुश्किल से 10%। इसी तरह अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी 10-12%, 14% महिलाएं बैठ रही हैं। और उससे भी आगे जाके सवाल यह है कि यह जो 10-12% महिलाएं आ रही हैं अलग अलग विधानसभाओं में, उसमें से कितने प्रतिशत अपने दम पर आ रही हैं? तो यानी कि राजनीतिक शक्ति भी हमारे समाज में महिलाओं को प्राप्त नहीं। तीसरी आर्थिक शक्ति। अब हमारे देश के जितने बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सबके जो मुखिया हैं, सबसे उच्चतर स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, वह कोई पुरुष ही है, महिला नहीं। कुछ महिला उद्योगपति भी अब आज के जमाने में आगे बढ़कर आ रही हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। संसद में तो फिर भी 10% महिलाएं पहुंच रही हैं। उद्योग जगत में या आर्थिक जगत में महिलाओं की स्थिति और भी कमजोर है। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से पिता पक्ष की तरफ से भी नहीं मिलता जो उनका कानूनी अधिकार है, और न महिलाएं मांगने जाती हैं, क्योंकि परंपरा मांगने की हमारे यहां नहीं रही है। कन्या को हमारे यहां दान करने की परंपरा रही है। एक राजस्थान के कवि हैं ऋतुराज, उनकी कविता है कन्यादान। तो उस कन्यादान कविता में वे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, और जब महिलाओं की शादी होती है तो शादी में उनको यही थमा दिया जाता है, बहुत सारे वस्त्र और बहुत सारे आभूषण। वो जो वस्त्र और आभूषण है वह आपके पंखों पर रखा हुआ वजन है, जो आपको कभी उड़ने नहीं देता। शादी का शुरुआती महीना तो महिलाओं का इसी समझने में, इसी को कैटलॉगीकरण में निकल जाता है कि फूफा जी ने कितने वस्त्र आभूषण दिए, मौसा जी ने कितने वस्त्र आभूषण दिए, बुआ ने कितने दिए, चाची ने कितने दिए। इसी का हिसाब लगाने में उनका जीवन का बहुत कीमती समय जो है इसमें नष्ट होता है, और जीवन भर उसको संभाल के रखना और फिर उसी वस्त्र और आभूषण को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाना। तो ये जीवन का जो बंधन है वो दिया गया है। और फिर इसी कविता में ऋतुराज कहते हैं कि लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई न देना। तो लड़की जैसी दिखाई देने का अर्थ क्या है? लड़की शब्द हमारे समाज में कमजोरी का प्रतीक बन गया है। तो यहां पर ऋतुराज फिर वही मैथिली शरणगुप्त के स्तर पर पहुंच जाते हैं कि वो नारी या स्त्री शब्द का अपनी कविता में प्रयोग नहीं करके अबला शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो शब्द ही कमजोरी का प्रतीक बन गया है। क्योंकि समाज ने न उन्हें सामाजिक शक्ति दी, न राजनीतिक शक्ति दी, और न ही आर्थिक शक्ति दी। और चौथी शक्ति है वैचारिक शक्ति।
अब जब वैदिक काल में आप देखें तो कई महिलाओं के नाम आते हैं, मैत्रेयी, गार्गी वगैरह, जो उस जमाने की विदुषी हुआ करती थी, जैसे पुरुष उस जमाने के विद्वान हुआ करते थे। लेकिन फिर प्राचीन काल के बाद जब ये मध्यकाल का समय है, उसमें कोई महिला विदुषी नहीं दिखती है। तो यानी कि जो वैचारिक शक्ति महिलाओं के पास थी एक जमाने में, वह भी उनसे कालांतर में छीन लिया गया। उन्होंने अध्ययन नहीं किया, अध्यापन से दूर हो गई। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब थोड़ी महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की बात आई, समाज सुधार की बात आई, तो महिलाएं स्त्री सुबोधिनी जैसी किताब पढ़ के ही खुश रहने लगी। तो हुआ यह कि समाज में किसी भी शक्ति को और सिर्फ एक दे दिया गया, सौंदर्य शक्ति। मतलब सारी शक्ति पुरुषों ने अपने पास रख ली और महिलाओं को सौंदर्य शक्ति दे दी कि तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम सुंदर हो, तुम और सुंदर बनो, तुम खूब लंबे लंबे बाल रखो, खूब सुंदर सुंदर आभूषण को पहनो, तुम खूब सुंदर सुंदर वस्त्र को धारण करो। और महिलाएं लग गई उसी में। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सारी शक्तियां पुरुषों ने अपने पास रख ली और हमें सिर्फ सौंदर्य शक्ति से सुशोभित कर दिया। तो महिलाएं सिर्फ कपड़े पहनने में ही नहीं, उनके जीवन में, चलने में, बोलने में, बैठने में, व्यवहार में, आचरण में, संस्कार में, सब में सुंदरता उनकी आप देखेंगे पुरुषों से ज्यादा है। तो उन्होंने कालांतर में और हजारों साल में यही सीखा है, सुंदर बनना, सुंदर दिखना, और वो दिखती भी है आचरण, व्यवहार, हर चीज में। पुरुष उस मामले में जरूर वहां पिछड़ गए, लेकिन पुरुष दूसरे जो मामले, दूसरी शक्तियां जो है सौंदर्य शक्ति के अलावा, उसमें वो माहिर हैं। सामाजिक शक्ति है उनके पास, घर के मुखिया हैं, हर घर में एक राजा बैठा है, पति के रूप में या पिता के रूप में। उसकी समाज में भी चलती है, उसकी राजनीतिक पहुंच भी है, पकड़ भी है। घर से वो निकलता है, 10 जगह जाता है, दुनिया देखता है, दुनिया को समझता है। महिलाओं के पास वो अवसर नहीं है, क्योंकि घर के माहौल में, घर के बंधन में बंधी हुई हैं, घर से निकलने का अवसर नहीं। ड्राइविंग नहीं करती हैं। अगर महिलाएं ड्राइविंग करने लगे तो निश्चित रूप से उनकी आजादी की शुरुआत होगी और वो मजबूत बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। वो कहा भी जाता है, ड्राइविंग लिबरेट्स द वुमेन, महिलाओं को आजादी देती है, मुक्ति देती है। पी साईनाथ का एक तमिलनाडु के किसी गांव पे एक रचना भी है जो एनसीईआरटी में लगी हुई है, जहां पहिया है ऐसे करके। तो उसमें साइकिल चला के ही महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर आती हैं, आर्थिक शक्ति को ग्रहण करती हैं, पुरुषों पे वो निर्भर नहीं रहती। खैर, बात लंबी हो जाएगी, इस विषय पे फिर से और वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।